नमस्कार, मैं यशस्वी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आज की ताज़ा खबरों के शो में जिसका नाम है कोर्ट्स टुडे हिंदी। इन खबरों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारे वेबसाइट www.livelaw.in पर। लाइव लॉ हिंदी पर आपको सारी ताज़ा अपडेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बायजूस दिवालियापन मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और रिजू रविंद्रन की अपील खारिज की। बायजूस के खिलाफ चल रही दिवालियापन प्रक्रिया यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को वापस लेने की कोशिश पर बीसीसीआई और कंपनी के निलंबित डायरेक्टर रिजू रविंद्रन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के फैसले को बरकरार रखते हुए साफ किया कि जब तक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की 90% मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक सीआईआरपी वापस नहीं लिया जा सकता। आपको बताते चले कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब बायजूस ने बीसीसीआई को जर्सी स्पॉन्सरशिप डील में भुगतान नहीं किया था। बीसीसीआई ने 16 जुलाई 2024 को एनसीएलटी में दिवालियापन की याचिका लगाई। बाद में बायजूस और बीसीसीआई के बीच समझौता हुआ और प्रक्रिया को वापस लेने की कोशिश की गई, लेकिन ग्लास ट्रस्ट, जो कि एक दूसरा क्रेडिटर है, उसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सीआईआरपी फिर से शुरू हुआ। बीसीसीआई और रिजू रविंद्रन का कहना था कि समझौता सीओसी बनने से पहले हो गया था, इसलिए मंजूरी की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने माना कि फॉर्म एफए 14 नवंबर 2024 को दायर हुआ, जबकि सीओसी पहले ही 21 अगस्त 2024 को बन चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब फॉर्म एफए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के गठन के बाद दाखिल हुआ तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशंस का नियम 30A भाग 1 भाग B लागू होगा। इसलिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की 90% मंजूरी के बिना सीआईआरपी वापस नहीं लिया जा सकता। अब बायजूस को दिवालियापन प्रक्रिया से बाहर आने के लिए सीओसी की मंजूरी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल पर केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। ये याचिका एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। इस याचिका में मांग की गई कि उपभोक्ताओं को सिर्फ उत्पादों की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक निर्माण और समाप्ति तिथि, इसके अलावा बीआईएस या एफएसएसएआई प्रमाणन जैसी जानकारी ही नहीं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, विक्रेता और दुकान के मालिक की पहचान भी जानने का अधिकार होना चाहिए, ताकि वे अनुचित व्यापारिक तरीकों और शोषण के खिलाफ शिकायत कर सके। इसके साथ ही याचिका में यह भी मांग की गई कि केंद्र और राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि सभी दुकानदार अपने रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी जैसे नाम, पता, फोन नंबर और कर्मचारियों की संख्या दुकान के बाहर बड़े अक्षरों में एक डिस्प्ले बोर्ड पर लिखकर लगाएं, ताकि आम ग्राहक भी आसानी से उसे देख सके। बताते चले कि पिछले साल कांवड़ यात्रा के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि दुकान मालिकों और विक्रेताओं को अपनी पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हाल ही में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य विक्रेताओं को अपने बैनरों पर क्यूआर कोड स्टिकर प्रदर्शित करने के हालिया निर्देशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया गया। याचिका में कहा गया है कि इससे खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटीज से जुड़े दुकानदारों पर हिंसा हो सकता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में स्पेशल मकोका कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। इस फैसले में 5 आरोपियों को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा दी गई थी। इस मामले में मुंबई में लोकल लाइनों में 7 बम धमाके हुए थे। इन विस्फोटों में कुल 189 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई और लगभग 820 निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की बेंच ने करीब 6 महीने तक राज्य सरकार और आरोपियों की अपीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन आरोप साबित नहीं कर पाया। बताते चले कि इस मामले में उड़ीसा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और अब सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एस मुरलीधर कुछ आरोपियों की तरफ से पेश हुए। उन्होंने दलील दी थी कि जांच में कई खामियां थी, आरोपियों से जबरन कबूलनामे लिए गए और मीडिया ट्रायल ने मामले को और बिगाड़ा। उन्होंने कहा कि आरोपी 17-18 साल से बिना पुख्ता सबूत के जेल में है और ऐसे मामलों का दाग उनके पूरे परिवार पर लगता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने विवादास्पद फिल्म द उदयपुर फाइल्स कन्हैयालाल टेलर मर्डर को मिले सीबीएफसी सर्टिफिकेट में संशोधन की मांग करने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित किया है। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के अनुसार फिल्म में 6 बदलाव किए गए हैं, जिनमें एक डिटेल डिस्क्लेमर शामिल है जो ये क्लियर करता है कि ये फिल्म एक आर्टिस्टिक वर्क है और जो किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। कुछ और बदलावों के तहत एक एआई जनरेटेड सीन में चेंजेस करना शामिल है। साथ ही नूतन शर्मा नाम को एक नए नाम से बदलना, नूतन शर्मा के एक डायलॉग को हटाना जिसमें कहा गया था कि उन्होंने वही कहा जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा था, और हाफिज और मकबूल के बीच बातचीत को हटाना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के आदेश को ध्यान में रखते हुए फिल्म से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई गुरुवार तक टाल दी और तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक जारी रखने का निर्देश दिया।
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इससे अधिक संशोधन करने से अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। फिलहाल इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पहला कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी द्वारा दायर रिट याचिका पर और दूसरा फिल्म के निर्माताओं द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के खिलाफ दायर याचिका पर। कोर्ट ने कहा कि यदि फिल्म पहले ही रिलीज हो गई तो याचिकाओं का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा, जबकि देरी से हुए नुकसान की भरपाई आर्थिक रूप से की जा सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कंसोर्टियम ने घोषणा की कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2026 रविवार 7 दिसंबर 2025 को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। क्लैट 2026 के लिए आवेदन करने का पोर्टल 1 अगस्त 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक खुला रहेगा। सिलेबस एप्लीकेशन काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में अधिक जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ कल फिर आपसे अगले जरूरी लीगल अपडेट्स के साथ। थैंक यू।